नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। जी हाँ, महाराणा प्रताप का नाम लेते ही जो आपके दिमाग में आता है, मैं उन्हीं महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वो हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप। एक्चुअल में महाराणा प्रताप के बारे में जो सामान्य जानकारियां हमारे पास है, उनमें कई भ्रांतियां हैं। महाराणा प्रताप के बारे में जब हम बोलते हैं तब भी थोड़ी असमंजसता होती है कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, क्योंकि एक तो महाराणा प्रताप के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, तो ऐसा लगता है कि इनके बारे में क्या बोला जाए। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन बातों की तरफ न जाकर जो महाराणा प्रताप के बारे में भ्रांतियां फैलाती है उनको मैं न बता करके उनको दूर करते हुए जो बची हुई चीजें हैं, जो हकीकत है महाराणा प्रताप के बारे में, मैं उन पर जरा गौर करूंगा, उनकी तरफ मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। तो चलिए इस सीरीज को शुरुआत करते हैं हमारे मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। जब महाराणा प्रताप के बारे में हम बात करते हैं तो उससे पहले मैं घटनाओं को थोड़ा सा पीछे लेकर के जाता हूं ताकि हमें आसानी से बातें समझ में आए। अक्सर बचपन में हमने एक कहानी सुनी है, किताबों में, कविताओं में, किस्सों में हमने पढ़ा है कि चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1535 ईस्वी में और राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती जौहर कर लेती। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है और गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। लेकिन गुजरात के बहादुर शाह को हुमायूं के आक्रमण के डर से वापस गुजरात भागना पड़ा और पुर्तगालियों के साथ हुई एक बातचीत में पुर्तगालियों ने उसे अरब सागर में बुलाया और उसे फेंक दिया और वो मर गया। जैसे ही बहादुर शाह मृत्यु का समाचार गुजरातियों को जो भी कब्जा था वो मेवाड़ वालों ने उखाड़ फेंका सुनते ही कि बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। लेकिन अब जो मेवाड़ वालों के सामने एक समस्या थी वो ये थी कि चित्तौड़ का शासन किसे दिया जाए। राजा विक्रमादित्य को, जिनके समय में ये शासन रानी कर्मावती खुद संभाल रही थी, वे इतने योग्य नहीं थे, या उदय सिंह को जो कि विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। पर लगा कि अभी मेवाड़ 4 संकटों से गुजरा है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में विफलता का सामना, 1528 में राणा सांगा की मृत्यु, 1531 में रतन सिंह जी की मृत्यु और 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका। ये 4 महान संकट थे उस टाइम के, जिनसे मेवाड़ अभी अभी गुजरा था। तो ऐसे विकट समय में निश्चय किया गया कि कुछ समय के लिए बनवीर को मेवाड़ का शासन सौंप दिया जाए और फिर उदय सिंह को शासन भार दिया जाए। बनवीर ने राजगद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य को मार दिया और वो उदय सिंह को भी मारना चाहता था। आगे की कहानी आप सबने सुनी है कि मां पन्ना ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। एक मां अपने बेटे का बलिदान इसलिए दे देती है कि राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए, राजा जिंदा रहना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं सबसे पहले नमन करता हूं मां पन्ना को, उनके इस बलिदान को। प्रातस्मरणीय है वो मां पन्ना जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक मोड़ आता है। इस कहानी में आगे हम ये पढ़ते हैं कि पन्ना धाय उदय सिंह को, जो कि एक छोटे से बच्चे हैं, घास की टोकरी में डालकर ले जाती है। ये घटना 1536 की है। यदि कहानी की बात मानी जाए तो ये कैसे माना जाएगा कि उदय सिंह एक छोटे से बच्चे थे और मां पन्ना उन्हें घास की टोकरी में डालकर लेकर गए थे। और 9 मई 1540 को उदय सिंह के घर पर महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ पुत्र के रूप में होता है। कहानियां इतिहास नहीं होती है। भारत में इतिहास के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि हमने इतिहास को स्टोरी मान करके पढ़ना शुरू कर दिया। कहानियां हालांकि इतिहास में रोचकता पैदा करती है, कहानियां इतिहास से लोगों को जोड़ती है, लेकिन इतिहास हमेशा फैक्ट पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। राणा उदय सिंह का जन्म 1522 में हुआ था। उस घटना के समय वो 15 साल के थे
और अब आप इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि यदि वो 1536 में 15 साल के रहे हैं तो 1540 में यकीनन उनकी उम्र 19 से 20 साल रही है जब राणा प्रताप का उनके घर पर जन्म होता है। यानी 1536 के समय हम कहें तो वो कम से कम 14 से 15 साल के रहे होंगे जब चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। बनवीर उनको मारने के लिए आता है, चंदन उनके लिए बलिदान दिया जाता है। तो ये जो हम पढ़ते हैं कि टोकरी में डाल करके लेकर के गए थे, ये एक भ्रांति है। क्योंकि 1536 में यदि वो इतने छोटे बच्चे थे तो 1540 में उनके घर पर एक बच्चे का जन्म कैसे हो सकता है। तो 1522 में जब उदय सिंह का जन्म है, 1540 में यकीनन उनकी उम्र 19-20 साल के आसपास रही है जब उनके घर पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। अब आगे की घटनाओं में न जाकर मैं सीधा प्रताप पर आता हूं। 1572 में गोगुंदा में होली के त्योहार के दिन उदय सिंह की मृत्यु होती है। राजस्थान में बहु विवाह प्रथा हुआ करती थी। राणा उदय सिंह का अपनी एक भटियाणी रानी धीर कंवर के साथ विशेष लगाव था और वो धीर कंवर के पुत्र जगमाल को राजा घोषित कर देते हैं। उस समय में एक प्रथा हुआ करती थी, पिता के अंतिम संस्कार में अगला राजा भाग नहीं लेगा। अक्षराज सोनगरा जो कि प्रताप के ननिहाल पक्ष से थे, उन्होंने वहां पूछा कि राणा प्रताप यहाँ क्या कर रहे, क्योंकि सबको लगता था कि अगले राजा प्रताप ही बनेंगे। तब उन्हें पता चला कि अगला राजा प्रताप नहीं, अगला राजा जगमाल बने और उन्हें अगला राजा घोषित करने वाले स्वयं उदय सिंह थे। तो उन्होंने वहां बैठे चुंडा के वंशजों कृष्णदास और सांगा की तरफ देखकर कहा कि हे चुंडा के वंशधरों, मोकल के समय से ये रिवाज चलता आ रहा है कि मेवाड़ का अगला राजा चुंडावत तय करेंगे। तो कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि बिल्कुल ये हम तय करेंगे कि मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा, राणा जी यह तय नहीं कर सकते। इस प्रकार गोविंदा में मेवाड़ की जनता के द्वारा, मेवाड़ के सामंतों के द्वारा प्रताप को राजा घोषित किया गया था। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि राजस्थान के एकमात्र राजा है जिनको राज्य बकौती में नहीं मिला था, बल्कि जनता के द्वारा दिया गया था। यह राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना है। एक राजा जनता में कितना लोकप्रिय रहा होगा कि जनता अपने पूर्व राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए जगमाल को हटाकर प्रताप को राजा बनाती है। और यही सब बातें आगे की उन तमाम घटनाओं की ओर इशारा कर रही थी कि आगे की मेवाड़ की दिशा और दशा क्या होगी। प्रताप ने राजा बनते ही अकबर की गुजरात से आगरा वापस लौटती हुई सेना से दंड वसूल लिया था। और अकबर इस बात से बहुत ज्यादा खिन्न था, बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि समस्त हिंदुस्तान की बादशाह का सपना देखने वाले अकबर की ठीक नाक के नीचे मेवाड़ स्वतंत्र था। अकबर ने कई दूत भी भेजे, पर उन सब बातों को तो आप जानते ही हैं, सो मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहूंगा। अकबर ने तीसरे दूत भगवंत दास को भेजा था। जब अकबर ने भगवंत दास को राणा प्रताप से बातचीत करने के लिए भेजा तो राणा प्रताप ने कहा था कि भगवंत दास जी, आज से लगभग 50 साल पहले मेरे दादाजी राणा सांगा के झंडे के नीचे समस्त हिंदू राजा इकट्ठे हुए थे। समस्त राजस्थान के जो राजा हैं वो इकट्ठे हुए थे और लड़े थे। आप अकबर के खिलाफ मोर्चा खोलिए, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुगलों की तरफ से समझौता करने के लिए या मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए प्रताप कभी भी तैयार नहीं होगा। हालांकि भगवंत दास ने काफी समझाया, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो अपनी बात पर अडिग रहे। कभी भी उन्होंने भगवंत दास की बात नहीं मानी। उन्होंने हमेशा राणा प्रताप को, राणा सांगा को उन्होंने हमेशा आगे रखा। और हो भी क्यों न, महाराणा प्रताप भी सूर्यवंशियों के उसी कुल से संबंध रखते थे जिस कुल की 64वीं पीढ़ी में राम जी का जन्म हुआ और आगे चलकर 210वीं पीढ़ी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। दूसरा और सबसे बड़ा जो
एक मैटर आता है, एक जो बड़ी भ्रांति आती है, वो ये है कि महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। यदि आप प्रताप के समय के हालात देखेंगे, सिचुएशन उस टाइम की अगर आप गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि उस समय बांसवाड़ा के प्रताप सिंह, डूंगरपुर के आस्करण, मेवाड़ के राणा प्रताप, मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान, जालोर के ताज खां और ईडर के नारायण दास, ये जो भी नाम अभी मैंने बताए हैं, उन्हें अगर आप एक मैप में एक सीधी रेखा में खींचेंगे तो आप पाएंगे कि ये मालवा से गुजरात तक का पूरा बॉर्डर है। ये वो राजा और इनके तमाम लोग एक साथ थे, बस रणनीतियां बदल गई थी। पहले रणनीति क्या होती थी? पहले रणनीति ये हुआ करती थी कि सभी राजा इकट्ठे होंगे और किसी एक राजा के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के युद्ध लड़ेंगे। लेकिन अब रणनीतियां बदल चुकी थी कि अब आप अपने अपने इलाके के अंदर रहिए, अपने अपने क्षेत्र में रहिए, अपने अपने रियासत संभालिए और वहीं से मुगलों का विरोध किया जाए, वहीं से मुगलों से डटकर सामना किया जाए, एक दूसरे का साथ हम लोग देते रहेंगे। और यही बदली हुई रणनीति का ही परिणाम था कि अकबर राणा प्रताप के समय राजस्थान में एक भी युद्ध जीत नहीं पाया था। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 1581 में मारवाड़ महाराजा चंद्रसेन अजमेर छीन लेते हैं। 1582 में दिवेर के विश्व प्रसिद्ध युद्ध जिसमें मुगलों की पूरी सेना काट दी गई और 1583 में दत्तानी के युद्ध में मुगलों को पूरी तरह से हराया गया था सिरोही के राव सुल्तान के द्वारा। और ये सब की सब हारें अकबर के दिमाग में एक डर पैदा कर गई थी, एक भय व्याप्त कर गई थी कि अब राजस्थान पर हमला नहीं करना है, क्योंकि अगर हम हमला करेंगे तो राजस्थान वालों की क्या रणनीति है, मेवाड़ की क्या रणनीति हो सकती है, शायद अकबर के समझ से परे थी। इसलिए 1585 के बाद हम देखेंगे कि राजस्थान पर मुगलों के हमले बंद हो गए थे। अकबर पूरे हिंदुस्तान की बादशाह चाह रहा है और ऐसा नहीं है कि वो जीत नहीं पाया है, जीतता है और बहुत अच्छे से जीता है। बंगाल जीत रखा है, उड़ीसा, पंजाब, कश्मीर, काबुल, दक्षिणी भारत। लेकिन दिल्ली की ठीक नाक के नीचे बसे हुए मेवाड़ पर वो आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। एकमात्र राजस्थान से वो बुरी तरीके से पटखनी खा रहे हैं, हार रहे हैं। उस समय महाराणा प्रताप ने मुगलों की हालत इतनी बुरी कर दी थी कि मालवा और गुजरात के जो रास्ते थे वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए थे उन्होंने। यानी अकबर की सेना का मालवा और गुजरात जाना दूभर हो गया था उनका। हर रास्ते पर इतने चेक पॉइंट, इतने पोस्टें, इतनी चौकियां बना दी गई कि उनका निकलना भी वहां से बहुत दूभर था। बूंदी के सुरजनहाड़ा के बेटे दूल्हा जो है वो राणा प्रताप के साथ थे। डूंगरपुर के आस्करण जो है वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनके बाद में उनके बेटे जो सहसमल थे वो राणा प्रताप के साथ आ गए। ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर अपने बेटे शालीवान प्रताप सिंह और भवानी के साथ हल्दी घाटी युद्ध में रणखेत रहे। अफगानों का वो मूर्धन्य व्यक्ति हुतात्मा हकीम खां सूर भीलों की सेना को लेकर राणा पुंजा सोलंकी जो आ डटा था हल्दी घाटी के मैदान में। ये सब वो तमाम बातें हैं जो बताती है कि प्रताप में मुगल विरोधी गठबंधन बनाने की पूरी क्षमता थी। और अगर हम हल्दी घाटी युद्ध से बाहर निकालें महाराणा प्रताप को तो ये तमाम बातें हमें बतानी पड़ेगी कि महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे। महाराणा प्रताप के साथ में पूरी की पूरी जनता थी, पूरे के पूरे सामंत थे, वो अकेले बिल्कुल नहीं थे। एक ओहड़ के राजाओं की ख्यात मिलती है, ओहड़ की ख्यात उसमें एक जिक्र आता है कि जैसलमेर के रावण हर्राज का निधन हो गया है। प्रताप और चंद्रसेन दोनों एक साथ शोक प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। अब जब वो शोक प्रकट करने के लिए जा रहे हैं तो वहां से प्रताप और चंद्रसेन दोनों निकलते हैं। मारवाड़ के चंद्रसेन हैं और मेवाड़ के महाराणा प्रताप हैं। तो वो पहले जाते हैं आबू के पहाड़ों में, वहां पर मुगलों के कैंपों को उड़ाते हैं। आबू के देवल प्रतिहार राजपूतों को राणा की उपाधि देते हैं। वहां से वो नागाना गए, नागणेची माता की धोख लगाई जो राठौड़ों की कुल देवी है। फिर हर्राज के यहाँ पर शोक प्रकट किया। वहां से चंद्रसेन वापस मेवाड़ आते हैं, प्रताप सिंध की तरफ जाते हैं, मुगलों के कैंपों से दंड वसूल करते हैं और फिर मेवाड़ वापस आते हैं। ये सब तमाम बातें हमें बताती है कि महाराणा प्रताप अकेले बिल्कुल नहीं थे। ये सब तमाम बातें हमें ये सिखाती है कि अगर लड़ें तो हम राष्ट्र के लिए लड़ें। राजस्थान की एकता के लिए लड़ने वाला वो हुतात्मा, अगर उसको ये कहा जाए कि वो हल्दी घाटी का शेर था, चूंकि बिल्कुल वो हल्दी घाटी के शेर रहे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक युद्ध से
उनको उनका कद इतना बड़ा कर दिया गया कि बाकी तमाम बातें हमारे आगे ही नहीं आती है। कुछ भ्रांतियां फैला दी गई, हकीकत को उसके पीछे रख दिया गया। अगर मैं एक बात और करूं कि महाराणा प्रताप जो हैं वो बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। छुआछूत आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे समाज में फैला हुआ है, और ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। किसी न किसी रूप में वो फैला हुआ है, ये हमारे दिमाग में है, हम इससे नहीं निकल सकते बाहर। अगर मैं महाराणा प्रताप की बात करूं तो वो इतने अच्छे और इतने बड़े समाज सुधारक हुए हैं। भील जो उस समय की जनजाति थी उसको समाज की मुख्य धारा में उन्होंने जोड़ा। हल्दी घाटी के अंदर राणा पूंजा सोलंकी कंधे से कंधा मिला करके लड़े थे। वो एक लोहार जनजाति जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ साथ कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी कि जहां जहां राणा जी जाएंगे वहां वहां हम राणा जी के साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे हैं। जो लोहार जनजाति है हमेशा राणा जी के साथ रही। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राजधानी आज उदयपुर है, कल गोगुंदा जाएगा, अगले दिन कुंभलगढ़ जाना है, उससे अगले दिन मोही जाएगा, फिर मदारिया जाएगा, अगले दिन आवरगढ़ जाएगा, अगले दिन मायरा जाना है, उससे अगले दिन कोल्यारी जाएगा, फिर अगले दिन चावंड जाएगा। ये सब बातें, ये सब तमाम चीजें हमें मेवाड़ के संघर्ष को बताती है। हमें यह सिखाती है कि अगर राष्ट्र प्रेम करना है तो किस प्रकार से किया जाए। हमें लोहार जनजाति ये सिखाती है कि अगर प्रतिज्ञा करो तो कुछ इस प्रकार से करो। क्योंकि आज भी उनके बीच में अगर हम बैठते हैं लोहार जनजाति से, जब हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो अपने पूर्वजों की बात जब बताएंगे तो एक कहावत अक्सर कहेंगे कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि राणो जी कब बैठा उदयपुर, जहां राणा जी ने बोल दिया वहीं उदयपुर हो जाएगा। तो हम कम से कम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि राणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में वो बिल्कुल अकेले थे। तो प्लीज ये भ्रांति जो है अगली बार सुने और उसको दोबारा से काटें कि नहीं, वो बिल्कुल अकेले नहीं थे, बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। उस समय जनता राणा प्रताप के साथ में इस कदर जुड़ी हुई थी कि वो मुगलों की सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मुगल सेना गांव गांव में भटकती थी, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलता था। वो पहले राजा थे जिन्होंने पूरी की पूरी अपनी जनता को पहाड़ों में शिफ्ट कर दिया था। जब युद्ध काल होता था उस टाइम में, जब किले में जनता रहा करती थी तो वो किले को घेर लिया करते थे, और जब किले को घेर लिया जाता था तो एक समय पर रसद पानी खत्म होने लगता था। तो प्रताप ने अपनी पूरी की पूरी जनता को पहाड़ों में शिफ्ट कर दिया कि अब आप पहाड़ घेर करके दिखाइए। जब हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, जब हमारी भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार से बनी हुई हैं, तो हम क्यों ना उनका फायदा उठाएं। पहाड़ घेर करके दिखाइए आप अगर घेर सकते हैं। तो महाराणा प्रताप ने ऐलान करवाया कि मुगलों की कोई भी सहायता नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की कोई सहायता मुगलों को नहीं दी जाएगी, न किसी सामंत के द्वारा, न किसी आम जनता के द्वारा, न किसी राजा के द्वारा। और बखूबी इसका पालन भी जनता हमेशा किया। एक किस्सा याद आता है कि उंटाला के किले के पास में एक मुगल सेनापति ने कहा कि आप हमारे लिए सब्जियां उगा दिया करो। एक किसान को उसने बोला कि आप हमारे लिए सब्जियां उगा दीजिए, और किसान ने कहा कि नहीं, मैं सब्जियां नहीं उगा सकता, ये राणा जी का ऐलान है। तो उन्होंने कहा कि राणा जी जिसका खुद का पता नहीं है, वो खुद पहाड़ों में भटक रहे हैं, तो आपको किस प्रकार की सहायता और किस प्रकार का उनका ऐलान। तो किसान ने मुगल सेनापति के कहे अनुसार सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता राणा प्रताप को लगा तो उन्होंने कहा कि ऐलान सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। वो रातों रात गए किसान और उस पूरी मुगल टुकड़ी को मार दिया गया। ये चीजें दर्शाती है कि प्रताप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कितने क्लियर रहे हैं, उनका जो दृष्टिकोण रहा है वो कितना क्लियर रहा है कि उल्लंघन का मतलब उल्लंघन और दंड का मतलब दंड होता है। महाराणा प्रताप कितने बड़े धर्म निरपेक्ष रहे हैं, इस बात का पता हमें इस चीज से मिलता है, इस बात से मिलता है कि हकीम खां सूर जो थे वो हरावल के सेनापति थे। हरावल
सेना का अग्रिम भाग होता है, अपने सेना के अग्रिम भाग को उन्होंने हकीम खां सूर को सौंपा था। जालोर के ताज खान उनके साथ में, नसरुद्दीन नाम का प्रसिद्ध चित्रकार उनके दरबार में है। ये सारी तमाम बातें हमें बताती है कि महाराणा प्रताप कितने बड़े धर्मनिरपेक्ष रहे हैं। लेकिन हमें एक हल्दी घाटी युद्ध में ही उलझा करके इस प्रकार से रख दिया गया, इस प्रकार का बवंडर फैला दिया गया हल्दी घाटी युद्ध का, कि हम उससे न तो बाहर निकल पा रहे हैं और न हम निकलना चाह रहे हैं। कम्युनिस्ट इतिहासकारों के द्वारा महाराणा प्रताप का एक हल्दी घाटी युद्ध इतना बड़ा कर दिया गया, इतना बड़ा उसका कद कर दिया गया कि हम उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और उससे भी बड़ा जो कम्युनिस्ट इतिहासकारों के द्वारा हमें बताया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप हार गए थे, फिर बीच का रास्ता निकाला कि नहीं, ये युद्ध अनिर्णित था। कुछ इस प्रकार की बातें हमें बताई गई, लेकिन जो हकीकत थी वो शायद इसके इतर थी, इसके अलावा थी, कुछ और थी। क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर बदायूनी नाम का इतिहासकार, जिसकी पुस्तक है मुंतखल उत त्वारीख, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम मुगल 5000 थे और प्रताप की सेना मात्र 3000 थी। शुरुआती आक्रमण इतना भयानक था प्रताप का कि हम मुगल सेना झेल नहीं पाए और बनास की नदी के किनारे किनारे 7 मील भागी। जब भागती हुई मुगल सेना को देखकर बदायूनी ने चीफ कमांडर आसफ खान से पूछा कि आसफ खान, तीर किस पर चलाया जाए? तो आसफ खान ने कहा कि आप तो बस तीर चलाइए, क्योंकि दोनों तरफ से मरने तो हिंदू ही हैं, क्योंकि मान सिंह अपनी सेना लेकर के गए हुए थे और दूसरी तरफ प्रताप की सेना थी, तो दोनों तरफ हिंदू ही मरेंगे, आप तो बस तीर चलाइए। अगर सेना जब जीत गई थी तो वो क्यों भाग रही थी? दौड़ा दौड़ा करके मारा गया उनको। आगे और लिखता है बदायूनी कि हमने गोगुंदा में रात बिताई थी और डर हम मुगलों में इस कदर व्याप्त था कि हमने रात बिताने के लिए चारों तरफ दीवार चुनवाई थी। तो ऐसी कौन सी सेना रही है जो जीतने के बाद में अपने चारों तरफ दीवार चुन करके और फिर वो रह रही है, रात बिता रही है? जीती हुई सेना का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। जहां जहां गए, गांव गांव में भीलों के द्वारा लूटा गया, और जीती हुई सेना को कोई लूट ले, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जीती हुई सेना का जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो वेरी हाई होता है। उसके बाद में एक चीज और मिलती है कि मान सिंह और आसफ खान का अकबर ने अपने दरबार में आना बंद करवा दिया था। मतलब जब सेना हल्दी घाटी का युद्ध जीत गई है, मान सिंह और आसफ खान हल्दी घाटी का युद्ध जीत गए हैं, तो अकबर ने कहा कि तुम तो जीत करके आ गए भाई, आज से मेरे दरबार में मत आना, मुझे मुंह मत दिखाना। ये किस राजा ने किया है और कौन ऐसा राजा करता है कि अपने जीते हुए सेनापति का दरबार में आना बंद कर दे? ये तमाम बातें हमें बता रही है कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक तो बिल्कुल नहीं था, उसमें स्पष्ट तौर पे महाराणा प्रताप की जीत रही है। और कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है कि जून 1576 और उसके बाद में ठीक अक्टूबर 1576 को अकबर खुद लेकर के आता है अपनी सेना। जब अकबर अक्टूबर 1576 में अपनी सेना लेकर के मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1576 जून के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक तो बिल्कुल नहीं था। यदि अनिर्णायक युद्ध रहा होता तो शायद इतने कम समय में अकबर खुद अपनी सेना लेकर के वापस मेवाड़ पर हमला करने के लिए नहीं आता। इसके अलावा अगर हम एक चीज और देखें और एक चीज के बारे में और थोड़ा गहराई से सोचें, हम ये हमेशा देखते आए हैं कि कौन जो पर्यटक है वो कितनी बार और कितनों के दिमाग में ये आया है कि चलो तराइन के मैदान को देख करके आते हैं, जहां पर युद्ध लड़े गए हैं, जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी थी, भारत का भाग्य बदल दिया था, वो मैदान हम देख के आते हैं। कितनों के दिमाग में ये चीज आती है कि चलो बक्सर का मैदान देख करके आते हैं जहां पर युद्ध हुआ था? नहीं, लेकिन हर राजस्थान आने वाला पर्यटक हल्दी घाटी जरूर जाना चाहता है, हल्दी घाटी जरूर जाकर के आता है। अपने से कुछ न कुछ लगाव वो मिट्टी जरूर रख रही है, जो वहां पर पर्यटकों को आज भी आकर्षित करती है।
तो इसका मतलब ये है कि जरूर उन 3 से 4 घंटों के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जो वहां पर पर्यटकों को खींचने के लिए आज भी मजबूर करती है वो धरती। जो भी पर्यटक जाता है वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर के आता है, मिट्टी से तिलक करता है, मिट्टी को नमन करता है कि ये हल्दी घाटी की वो मिट्टी है जहां राणा प्रताप ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये सब तमाम बातें कम से कम इतिहास को यदि कभी दोबारा लिखा गया तो ये सारी बातें जिस दिन सामने आएंगी उस दिन पता लगेगा हमें कि महाराणा प्रताप एक सिर्फ और सिर्फ हल्दी घाटी तक सीमित नहीं रहे थे और हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध नहीं रहा था। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो कई ताम्रपत्र मिलते हैं मेवाड़ के, जैसे संथाना का ताम्रपत्र है, मोही आचार्य का ताम्रपत्र है, ओड़ा गांव का ताम्रपत्र है, मंडेर वाला ताम्रपत्र है। ये तमाम बातें, ये तमाम ताम्रपत्र जिनके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हल्दी घाटी के आसपास की भूमि प्रताप ने दान में दी थी और हल्दी घाटी के आसपास की भूमि प्रताप की थी तभी वो दान में देंगे। यदि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप हार जाते तो वो जगह हुई अकबर की, और अकबर की भूमि को प्रताप कैसे दान दे सकते थे। इसका मतलब ये स्पष्ट तौर पे साबित होता है कि ये सारे के सारे ताम्रपत्र ये साबित करते हैं कि हल्दी घाटी की आसपास की जो भूमि थी वो प्रताप की थी और उन्होंने ही उसे दान में दिया था। ये तमाम ताम्रपत्र इस बात के सबूत हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में एक बहलोल खान को घोड़े समेत चीर दिया था, समेत घोड़े महाराणा प्रताप ने चीर दिया था, जिसके बारे में एक राजस्थान के कवि ने बहुत अच्छा सा दोहा लिखा है कि जरासंध बहलोल के वध में ये वधिरे, भीम की दो भुज न तेरे पातल नहीं कर एक। जरासंध और बहलोल के वध में इतना सा अंतर है कि भीम ने दोनों हाथों से उसका वध किया था और यहाँ तो पातल यानी महाराणा प्रताप ने एक ही झटके में और एक ही हाथ से एक ही वार में उसको घोड़े समेत चीर दिया था। ये इतिहासकारों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णित बताना। और हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णित बताया वो तो अलग, उससे बड़ा एक दिवेर का पूरा युद्ध ही खा गए, पूरे का पूरा युद्ध छिपा लिया गया। दिवेर का युद्ध, अकबर का एक कमांडर था सुल्तान का, एक बड़ा ही क्रूर टाइप का, बड़ा ही जालिम टाइप का, एक रांगड़ टाइप का व्यक्ति जिसने 4 कैंप लगाए थे, दिवेर, देबारी, देसूरी और देवल, और महाराणा प्रताप को बांध करके रख दिया था उसने। 3 जगह पर देबारी, देसूरी और देवल में उसने अपनी अपनी सेना की टुकड़ियां बिठाई और दिवेर के अंदर खुद सुल्तान खान बैठा है। ये टाइम वो था जब महाराणा प्रताप चारों ओर से बंध चुके हैं, चारों ओर से घिर चुके हैं, अगर कहीं भी निकले तो वो मुगलों की चौकियों को क्रॉस करना पड़े। इस प्रकार का जाल महाराणा प्रताप के चारों ओर बिछा दिया गया था और दिवेर में खुद सेनापति स्वयं अपनी सबसे ताकतवर टुकड़ी लेकर के बैठा है। दशहरा पूजन का जब समय आता है तो दशहरे पर शस्त्र पूजन की आज भी हमारी परंपरा रहती है और हमेशा से रही है। शस्त्र पूजन की परंपरा दशहरे के दौरान होती है। पहले शस्त्र पूजन के बाद में एक टीका दौड़ का आयोजन किया जाता था, यानी शस्त्र पूजन के बाद में सीधा हथियारों को मैदान में नहीं रख सकते, छोटे मोटे युद्ध लड़ लिया करते थे वो। तो उसके लिए आपस में कोई थोड़ी बहुत छोटे एक युद्ध पारंपरिक तरीके से थोड़ा हुआ करता था। तो जब टीका दौड़ का आयोजन था तब महाराणा प्रताप ने कहा कि साथ में टीका दौड़ का जो कार्यक्रम है वो भी हो जाएगा और हम क्यों न मुगलों पर हमला करें। तो जो मंत्री गण थे उन्होंने सलाह दी कि देबारी, देसूरी या देवल में से किसी एक पर आक्रमण किया जाए, लेकिन प्रताप ने कहा नहीं, हमला दिवेर पर करेंगे हम। सभी ने कहा कि दिवेर पर अगर हम हमला करेंगे तो वहां पर सुल्तान खान खुद और मुगलों की सबसे ताकतवर टुकड़ी को लेकर के बैठा है। बोले इसीलिए हमें दिवेर पर आक्रमण करना है। मेवाड़ी सेना दिवेर पर आक्रमण करेगी क्योंकि वहां पर सुल्तान खान खुद बैठा है और अकबर की सबसे ताकतवर टुकड़ी लिए बैठा है। तो ये कोई नहीं सोचेगा कि मेवाड़ी सेना दिवेर पर आक्रमण कर सकती है। और अक्टूबर 1582 के अंदर महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी सेना के साथ में दिवेर पर हमला कर दिया।
और दिवेर पर हमला करने के बाद में पूरी की पूरी मुगल आर्मी को मार दिया गया, पूरी मुगल आर्मी काट दी गई। सुल्तान खान जो चीफ कमांडर था अमर सिंह के द्वारा मारा गया। ये अमर सिंह वही है महाराणा प्रताप के बेटे, उसके हाथों सुल्तान खान मारा गया। ये किस्सा हमें मिलता है इस युद्ध का, दिवेर के युद्ध का, कि अमर सिंह ने इस कदर भाला मारा था और इतने भयानक रूप से उन्होंने भाला सुल्तान खान को मारा कि भाला शरीर को चीरते हुए जमीन में जा धसा था। जब सुल्तान खान युद्ध में घायलों को देख रहे थे, रण क्षेत्र का मुआयना कर रहे थे, उस टाइम में जब उन्होंने घायल सुल्तान खान को देखा तो उन्होंने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस व्यक्ति से मिलवाया जाए जिसने मुझे भाला मारा है। यार, जिस व्यक्ति ने मुझ जैसे व्यक्ति को मार दिया, जरूर वो कोई बड़ा व्यक्ति रहा होगा। तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि अमर सिंह कैंप में चले गए, उनको वापस बुलाना थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने पास खड़े सैनिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने तुम्हें भाला मारा है, सुल्तान खान। सुल्तान खान ने कहा, नहीं, मैंने उस व्यक्ति के आंखों की लालिमा देखी है, आंखों में धधकती हुई वो ज्वाला देखी है, मुगलों के प्रति वो क्रोध मैंने देखा है। ये वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं हो सकता। आखिर अमर सिंह को बुलाया गया तो अमर सिंह को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि ये निश्चय ही आप जैसे योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं जिन्होंने मुझ जैसे रांगड़ व्यक्ति को मारा है। तो कहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति के मुख में गंगा जल यदि डाल दिया जाए तो प्राण आसानी से निकलते हैं। गंगा जल उनके मुख में डाला गया सुल्तान खान के मुख में, जब प्राण नहीं निकले तो महाराणा प्रताप ने कहा कि इनका अमर सिंह भाला आप खींच लीजिए जिससे इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब अमर सिंह ने सीधे सीधे भाला खींचना चाहा तो भाला बाहर नहीं आया, तो पैर रखकर और उसके बाद में उस भाले को निकाला गया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दिवेर के युद्ध की हालत क्या रही होगी, मुगलों की हालत उस टाइम में क्या रही होगी और क्या जोश रहा होगा मेवाड़ी सेना का। अब अमर सिंह के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। ये अमर सिंह वही है जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं। अभी मैंने बताया कि दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान जैसे रांगड़ व्यक्ति को मार दिया, भाला शरीर के आर पार जाते हुए सीधा जमीन में धस गया। और हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि हरे घासरी रोटी ही जब बन मिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सो यो दुख जाग्यो। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अमर सिंह रनिवास का सेनापति था, रनिवास का कमांडर था वो, यानी महिलाओं का जो महल था उसका कमांडर था, कमान थी उसके हाथ में। और हम हल्दी घाटी युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं कि हरे घासरी रोटी ही जब बन मिलावड़ो ले भाग्यो और नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सो यो दुख जाग्यो। वो अपने हाथ से मेवाड़ ना जाने दे, उसके हाथ से कोई जंगली बिलाव रोटी कैसे लेकर के भाग सकता है और वो घास की रोटियां कैसे खा सकता है। इस बात को हम इस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं कि 1559 में अमर सिंह का जन्म होता है और 1576 में आप उनकी उम्र का हिसाब लगा लीजिए कि उनकी उम्र क्या रही होगी। और जब ये तमाम बातें सामने नहीं आती है तो एक टीस उठती है मन में कि इतिहास के इतने बड़े नायकों को इस प्रकार से पर्दे के पीछे रख दिया गया है। इतने बड़े जो प्रेरणा स्रोत हैं उनको जनता के सामने लाया ही नहीं गया। एक किस्सा और आता है कि 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध होता है। दत्तानी का युद्ध सिरोही के राव सुल्तान और मुगल सेना के बीच में होता है। सिरोही के राव सुल्तान ने पूरी की पूरी मुगल आर्मी काट दी थी, पूरी की पूरी मुगल आर्मी को मार दिया गया था। और महाराणा प्रताप इससे इतने राजी हुए थे कि उन्होंने अपनी पोती की शादी राव सुल्तान के साथ में की थी। तो ये चीजें प्रताप के बारे में दर्शाती है कि प्रताप कितने दूरदर्शी थे, प्रताप में कितनी जबरदस्त क्षमता थी कि वो मुगलों के विरुद्ध एक संगठन खड़ा कर सके। वो संबंधों को निभाना कितने बेहतर तरीके से जानते थे, ये हम बहुत अच्छे तरीके से इन सब बातों से समझ सकते हैं। ये सब तमाम युद्ध और ये सब तमाम बातें मुगलों के अंदर इतने भय भर गई थी कि उन्होंने राजस्थान की तरफ, मेवाड़ की तरफ, दिल्ली की ठीक नाक के नीचे हमला करना
करना तो दूर, उन्होंने सोचना भी शायद छोड़ दिया था। 1585 में जगन्नाथ कछवा आक्रमण करता है, लेकिन उसको 2 साल भटकने के अलावा हाथ कुछ भी नहीं लगा था उसको। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना, ये अब्दुल रहीम खान खाना वही हैं जिनके दोहे हम अक्सर पढ़ते हैं। इन्होंने शेरपुर में कैंप लगाया हुआ था, और इस कैंप में जब अब्दुल रहीम स्वयं नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, और उसी समय अमर सिंह कैंप पर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी पुरुष जो है वो कैंप में नहीं मिलता है। तो उन्होंने जितनी भी महिलाएं थी उन सभी महिलाओं को बंदी बनाया और अपने कैंप में ले आए। अमर सिंह, जी हाँ, मैं उन्हीं अमर सिंह की बात कर रहा हूं, महाराणा प्रताप के बेटे। जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता लगा कि उनके पुत्र अमर सिंह के द्वारा ये कृत्य कर दिया गया है, तो वो वापस आए और उन्होंने उन सभी महिलाओं से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे लिए बहन बेटी के समान हैं। मैं जो भी अमर सिंह ने कार्य किए हैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और युद्ध के बीच में इस प्रकार से बहन बेटियों को नहीं लेकर के आते हैं। और अमर सिंह को तुरंत आदेश दिया कि इन सभी महिलाओं को सकुशल वापस इनके कैंप में छोड़कर आया जाए, और साथ में एक माफी लेटर के रूप में भेजी कि अब्दुल रहीम जी, हमें माफ कीजिएगा, इस कृत्य के लिए हम आपस में क्षत्रिय हैं, तो युद्ध के मैदान में जरूर हम मिलेंगे, लेकिन बहन बेटियों को कभी भी बीच में लेकर के नहीं आएंगे। जब अब्दुल रहीम खाना ने महाराणा प्रताप का वो पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और अब्दुल रहीम खाना को कहने पर मजबूर होना पड़ा था कि हे महाराणा प्रताप, आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसे व्यक्तित्व का धनी मैंने आज तक न देखा है और न देखूंगा। उन्होंने अब्दुल रहीम खाना ने वापस लिख करके भेजा कि हे राणा प्रताप, धर रेसी धर्म खप जासी खुरसाण, अमर विशंबर ऊपरान नेचो रखो राण। ये तमाम बातें इशारा करती है कि उनके मॉरल वैल्यू उनकी कितनी हाई रही होगी, उनके नैतिक मूल्य कितने ऊंचे रहे होंगे। जो एक दुश्मन की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझ रहा है, उसको कोई कैसे हरा सकता है, उसको कोई कैसे उसका कोई भी साथ छोड़ सकता है। वो सबको साथ लेकर के चलने वाला है। यदि हम पकड़ेंगे तो युद्ध के मैदान में, अगर हम मारेंगे तो युद्ध के मैदान में पीठ पीछे किसी को भी ढाल बना करके हम ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। ये है असली क्षत्रिय की पहचान, जो कि महाराणा प्रताप में कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन ये तमाम बातें हमें पढ़ाई ही नहीं जाती है, महाराणा प्रताप के मोरल वैल्यू में पढ़ाए नहीं गए हैं। क्योंकि अगर ये पढ़ाया जाए तो उन्हें ये बताना पड़े कि उनकी मोरल वैल्यू क्या रही थी, उनके बारे में अब्दुल रहीम खाना ने क्या कहा था, उन्होंने किस प्रकार से महिलाओं को लौटा दिया था। और जब ये बात पढ़ाई जाए तो फिर उन्हें ये भी बताना पड़े कि मुगलों में किस प्रकार का भय व्याप्त था। वो निश्चय ही एक महान व्यक्तित्व थे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक महान व्यक्तित्व नहीं थे। महाराष्ट्र में आज दिन तक जब शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई जाती है, उनकी जयंती मनाई जाती है, तो बाकायदा नारे आज भी लगाए जाते हैं कि जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। जिस प्रकार हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक वैसा ही एक प्रतापी महाराणा प्रताप भी है। उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर के काफी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, उनके पास सेना को रखने के लिए कुछ धन नहीं था। उसके बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए मैं कहूंगा कि कुंभलगढ़ से ऋषभदत्त तक का 90 मील का क्षेत्र और देबारी से सिरोही तक का 17 मील का इलाका, इसके अलावा 56 बांसी और दरियाबद का जो इलाका है, वो सारे का सारा इलाका महाराणा प्रताप के पास में था। जब इतने बड़े इलाके का स्वामी है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हम ये भी पढ़ते हैं कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपनी सारी पूंजी दान में दे दी थी सेना को रखने के लिए, सेना को वेतन देने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप के जो भामाशाह रहे, जो भामाशाह है, उनके जो पिता हैं भारमल, वो मेवाड़ के खजांची थे, मेवाड़ के कैशियर थे। वो तमाम मेवाड़ का हिसाब किताब वही रखा करते थे। और उसके बाद में भामाशाह के पास में आया।
भामाशाह और उनके भाई ताराचंद दोनों ने मेवाड़ की आर्थिक मदद की थी। निश्चित रूप से उनकी निजी संपत्ति भी उसमें शामिल थी दोनों भाइयों की, लेकिन ज्यादातर संपत्ति मेवाड़ की थी। तो जो संपत्ति भामाशाह ने सौंपी उसके अंदर उनके भाई ताराचंद की निजी संपत्ति भी शामिल थी, लेकिन सर्वाधिक संपत्ति जो थी वो मेवाड़ की थी, क्योंकि भामाशाह मेवाड़ के खजांची थे, मेवाड़ के केसियर थे, और उसमें 25 लाख नगद और 20 लाख का सोना था, और उससे 25,000 की सेना को राणा प्रताप उस समय में 12 साल तक रख सकते थे। भामाशाह भी अपने आप में एक ईमानदार व्यक्तित्व की मिसाल रहे हैं। हम सिर्फ भामाशाह के बारे में इतना जानते हैं कि उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी थी। उनके भाई ताराचंद के बारे में शायद हम जानते भी नहीं होंगे, हम में से बहुत लोग। उन्होंने मृत्यु से एक दिन पहले भामाशाह ने अपनी पत्नी को एक बही देकर के कहा था कि एक बही देकर के जा रहा हूं, राणा जी तक ये बही पहुंचा देना, मेवाड़ का हिसाब है इसमें। उन्होंने वो मेवाड़ का हिसाब एक खजांची के तौर पर रखा था, और जाते जाते अपनी पत्नी को वो बही दे करके गए थे, संभला करके गए थे। ये तमाम बातें भामाशाह के बारे में भी, यदि हम अकेले एक व्यक्तित्व महाराणा प्रताप को अगर हम ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से उत्खनित करेंगे, ठीक से दोबारा से शोध करेंगे, तो इसमें से कई व्यक्तित्व ऐसे उभर करके आते हैं जिनके बारे में हम जानते थे नहीं। यदि हम बात करें महाराणा प्रताप के कलात्मक रूपों की, चूंकि मैं बार बार कहता आया हूं कि महाराणा प्रताप का कद हल्दी घाटी के युद्ध में इतना बड़ा कर दिया गया कि उसके अलावा हमें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। अगर हम कलात्मक स्वरूप की हम बात करते हैं तो मालपुरा के अंदर झालरा का तालाब, नीलकंठ मंदिर, जावर माता मंदिर का पुनर्निर्माण, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने युद्ध में बिजी रहते हुए भी बनवाई थी। ये सारी की सारी चीजें, ये सारे का सारा कार्य, कलात्मक कार्य उन्होंने करवाया था। सबसे जो अच्छी चित्रकला है वो मेवाड़ चित्रकला है, और मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत प्रताप ने की थी, और उनका प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेवाड़ के समय में, महाराणा प्रताप के समय में मेवाड़ जो है वो कलात्मक स्वरूप में पीछे था? हम बिल्कुल नहीं कह सकते इस बात को। हमें बिल्कुल नकारना पड़ेगा इस बात को कि राणा प्रताप कलात्मक स्वरूप में पीछे थे, कलात्मक कार्यशैली में वो पीछे थे। बिल्कुल पीछे नहीं कह सकते हम, वो एकदम आगे थे। एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि अकबर भारत को एक करना चाहता था परंतु प्रताप गद्दार था। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन यदि ठीक से उत्खनित करके दोबारा से देखा जाए तो किस प्रकार से और क्या चीजें रही थी, शायद ये एक शोध का विषय है, और इतिहास हमेशा से शोध का विषय रहा है। मुझे एक बहुत ही अच्छा किस्सा महाराणा प्रताप का याद आता है कि एक बार मान सिंह जी शिकार पर गए हुए थे। आमेर वाले मान सिंह जी जो है वो शिकार पर गए थे और अपनी गिने चुने सैनिकों के साथ में था। जब महाराणा प्रताप के सेनापति को ये सूचना लगी कि मान सिंह जो है वो शिकार पर गए हैं और बहुत कम सैनिकों के साथ में है, तो उन्होंने प्रताप को कहा कि क्यों न आज मान सिंह अकेले हैं और उनको मार लिया जाए। अगले शब्द बड़े ध्यान से सुनना कि प्रताप ने कहा कि चूंकि वो दुश्मन है, दुश्मन का साथ दे रहा है, लेकिन हम दुश्मन से मिलेंगे तो केवल और केवल युद्ध के मैदान में मिलेंगे। इस प्रकार अकेले में मारना कतई क्षत्रिय धर्म नहीं है, हम क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे। ये दर्शाता है कि महाराणा प्रताप किस प्रकार के व्यक्तित्व रहे हैं। उनके दरबार में एक दरबारी लेखक थे चक्रपाणि मिश्र। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, राज्याभिषेक, मुगुरुतमाला और विश्ववल्लभ। मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करते हुए सीधा एक पुस्तक पे आता हूँ, विश्ववल्लभ। ये विश्ववल्लभ जो पुस्तक है वो विशेष तौर से वास्तुकला और खेती से संबंधित है, और खेती में भी विशेष तौर से हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। और प्रताप के कहने के अनुसार उस पुस्तक को लिखा गया है। एक व्यक्ति जो हमेशा युद्धों में बिजी रहा, जो हमेशा पहाड़ों में व्यस्त रहा, जो मुगलों से हमेशा टक्कर लेता रहा, जिसको राज्य अपनी बपोती में नहीं मिला, उस व्यक्ति को हॉर्टिकल्चर का, खेती का इतना गूढ़ और गहरा ज्ञान है। कौन सा फल कब लगना चाहिए, कौन सा कीटनाशक दिया जाना चाहिए, कितना पानी दिया जाना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए, कौन सी बरसात उसके लिए काम की है, कौन सी बरसात काम की नहीं है, बीजों को उपचारित कैसे किया जाए, ये तमाम बातें हमें महाराणा प्रताप के बारे में बताती है कि महाराणा प्रताप केवल और केवल युद्ध में बिजी नहीं थे, बल्कि वो युद्ध के इतर भी बहुत नॉलेज रखते थे। कवि दुर्सा आडा ने एक विरुद्ध छैत्री लिखी, क्षेत्रदोहों की, जिसके अंदर उन्होंने अकबर को स्पष्ट तौर पे कहा था
कि अकबर पत्थर अनेक कई भूपत भेड़ा किना, हाथ न आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह। अकबर संबंध था तिन डूबा हिंदू तुर्क, मेवाड़ तिन माय पूर्ण फूल प्रताप सिंह। कवि दुर्सा अडा ने अकबर को कहा कि हे अकबर, तूने कई राजाओं को इकट्ठा कर लिए है, लेकिन वो सारे के सारे पत्थर हैं, सारे के सारे भाटे हैं, कोई काम का नहीं है। हाथ न आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह। जो राणा प्रताप सिंह है, जो पारस पत्थर है, वो तुम्हारे हाथ नहीं आया। अकबर संबंध था तिन डूबा हिंदू तुर्क। जिस प्रकार से समुद्र में सारी चीजें डूब जाती है, उसी प्रकार से ये सारी चीजें हिंदू तुर्क जो हैं वो प्रताप के समुद्र में डूब गई हैं। वहां सभी एक हैं। मेवाड़ तिन माय पूर्ण फूल प्रताप सिंह। मेवाड़ जिसकी माँ है, उन्होंने महाराणा प्रताप जैसे फूल को पिरोया है, महाराणा प्रताप जैसे फूल को उन्होंने रखा है। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के राजा हुए, उन्होंने एक साहित्य लिखा और उसमें उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए स्पष्ट लाइनें लिखी और अकबर को एक इस प्रकार का व्यक्तित्व दर्शाया जो कि दोहे से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि मायड़ जने तो एड़ो जने जेड़ो राणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओज के जान सिराने सांप। अकबर इस प्रकार से उठता था रात को सोया हुआ भी, जिस प्रकार राणा प्रताप उसके सिरहाने पर खड़े हैं। तो हम इस दोहे से हम समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप का खौफ अकबर के दिमाग में कितना व्याप्त था। हालांकि 1585 के बाद में जब अकबर के आक्रमण, मुगलों के आक्रमण मेवाड़ की तरफ बंद हो जाते हैं, तो कम्युनिस्ट इतिहासकार इस बात की चर्चा करते हुए ज्यादा नजर आते हैं कि इस समय वो सिंध प्रांत की तरफ ज्यादा बिजी हो गया था अकबर। लेकिन जैसे ही 1597 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, तो फिर से मुगलों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुगलों के अंदर जो भय था महाराणा प्रताप को लेकर के, वो शायद अब दूर हो गया था कि अब महाराणा प्रताप नहीं रहे। ऐसी एक नहीं अनेकों बातें हैं जो महाराणा प्रताप की अनकही हैं, जो महाराणा प्रताप के एक हल्दीघाटी युद्ध के पीछे दबी हुई पड़ी हैं। हम कहाँ जानते हैं कि 1583 ईस्वी के अंदर मांडल के युद्ध में जिनके साथ में नाथा कछवा और खंगार कछवा भी लड़े थे, उसमें प्रताप की जीत हुई थी। प्रताप ने मुगलों को बुरी तरीके से हराया था। हम कहाँ जानते हैं कि 1591 में कनेचन के युद्ध में दिलावर खान को हराया था। हम कहाँ जानते हैं कि राजनगर के युद्ध में दलेल खान को हराया था। हम कहाँ जानते हैं कि 1608 ईस्वी में मांडल के युद्ध में अमर सिंह ने पूरी की पूरी सेना को काट दिया था। जब कभी आप मांडलगढ़ जाते हैं तो वहां पाएंगे कि मुगलों की बहुत छतरियां हैं, बहुत सारी छतरियां हैं। तो आप सोचेंगे कि इतनी सारी मुगलों की यहाँ पर छतरियां कैसे हैं। जब आप इतिहास को खंगालेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, उत्खनित करेंगे, तब आप पाएंगे, आपको मिलेगा कि यहाँ पर अमर सिंह, उसी शूरवीर पिता का योग्य पुत्र अमर सिंह जो था, वो पूरी की पूरी मुगलों की आर्मी को काट गया था। इसीलिए जेम्स टोड ने मेवाड़ की जो तुलना है वो थर्मोपल्ली से की है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो एक थर्मोपल्ली हुई थी और एक लियोलिडास हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो हर घर में लियोलिडास है और हर गांव गांव में थर्मोपल्ली है। किसी राजस्थानी कवि ने बहुत अच्छा उसका एक राजस्थानी में अनुवाद किया कि धोरा घाटियां ताल रोल, आंटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपल्ली, घर घर लियोलिडास। ये तमाम बातें तमाम इतिहासकारों की अगर एक लाइन में रखी जाए, एक जगह रखी जाए, तो ये निश्चित रूप से तय करेंगी कि महान अकबर बिल्कुल नहीं था, महान महाराणा प्रताप थे। अगर अकबर महान होता तो शायद वो 1585 से 1597 के बीच में यूं डर कर बिल में छुप कर नहीं बैठता। वो ये नहीं कहलवाते कि हम सिंधु की तरफ बीजी हैं, वो ये नहीं कहते कि हमें अभी समय नहीं है। वो सीधे आक्रमण करते। वो यूं इस प्रकार से गुस्से में नहीं रहते कि हमारी नाक के नीचे और मेवाड़ स्वतंत्र बैठा है। तो मेवाड़ स्वतंत्र रहा, अपनी तलवार की नोक पर रहा, अपनी दृढ़ता पर रहा, अपनी वीरता के दम पर रहा, अपनी जो दृढ़ विश्वास था, जो जनता का साथ था, उसकी वजह से मेवाड़ हमेशा आजाद रहा था। अंत में मैं कहूंगा कि मेवाड़ के बारे में जो दो पंक्तियां अक्सर कही जाती है, करता बांटी कायमी रजपूती ये कणसत, हाजर जद मेवाड़ एक बीजा लगी नहत। जब कर्ता ने कायमी यानी दृढ़ता, रजपूती यानी वीरता जब दोनों एक साथ बांटी तो मेवाड़ अकेला हाजिर था, दूसरों को उसने कुछ भी हाथ नहीं आने दिया था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय राजस्थान। मिलते हैं
किसी अगले एक ऐतिहासिक किस्से की तरफ रुख करते हुए धन्यवाद।